हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा है बुक्स एंड ई बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एंड वेरियस क्लासेस। ये जो हमारी बुक्स एंड ई बुक्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से इनरिच्ड है एंड ये आप लोगों की स्टडीज़ में, आप लोगों की प्रिपरेशंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इफ़ अगर आप इन बुक्स एंड ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, उसे फॉलो कीजिए, एक फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बहुत ही जल्द आप लोगों से कनेक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी के साथ साथ में स्टूडेंट्स एक और छोटी सी चीज़, दैट इज़ जो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स है वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स बुक्स, इनके साथ में जो नोट्स हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से इनरिच्ड है वो भी आप लोगों को मिलते हैं। और अगर आप इन नोट्स को जो है एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोगों को जो पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी। इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर 6 है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। एज वी नो, हमारा जो एग्जाम है, जो बोर्ड एग्जाम है, उसमें जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दैट वुड बी एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स। अब अकॉर्डिंगली हम लोग हर एक चैप्टर में जो है ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है इसे देखेंगे। हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, हम लोग जो है शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व करेंगे एंड लॉन्ग आंसर को। अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ तो ऑलरेडी हम लोगों ने एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर्स को जो है सॉल्व करने वाले हैं, लॉन्ग आंसर्स को देखने वाले हैं। बेसिकली इनसे होगा क्या, तो इनसे जो है आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्लस आपको कैसे आंसर करना होता है। एक और चीज़, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जैसे जैसे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले जो है इन क्वेश्चंस के आंसर खुद लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है एक कॉपी पेन लेना है, क्वेश्चंस आए हैं, अपना आंसर लिखो, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखने के बाद में वीडियो को फिर से रिज्यूम करो और जो मैंने आंसर बताया उससे आपको आपके आंसर को चेक करना है, ठीक है। अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ ना आए या आंसर समझ में ना आए तो जो मैं समझाऊंगी उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ इन केस अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो डिटेल्ड जो हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उन्हें देखकर आपके जो कंसेप्ट्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वो आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऑल राइट, अब जो है हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वेरियस क्वेश्चंस को देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास में वर्ड लिमिट भी स्पेसिफाइड है। कभी भी जो है आपको आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। सीबीएसई हमेशा स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वालिटी डिमांड करता है, क्वांटिटी डिमांड नहीं करता है। तो क्वालिटी वाला आंसर लिखना है, क्वांटिटी पर नहीं कि हमने जो है 6 मार्क्स में 4 पेजेस भर दिए, बिल्कुल नहीं। 150 जो है वो आपकी वर्ड लिमिट है, 150 से आप एक्सीड नहीं कर सकते आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है। दैट मीन्स कि आप मैक्स टू मैक्स में बोलूं तो 2 पेज, बाकी जो है आपको 1.5 पेज में आपके आंसर को कंप्लीट करना रहेगा फॉर योर 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके जो हम बोल सकते हैं 5 में डिवाइडेड है। 1 इज ए एंड बी। अब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, तो एक चीज बहुत ही स्पेसिफिक है कि 2 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है टोटल, तो 3 मार्क्स इसके लिए जाने वाला है और 3 मार्क्स इसके लिए जाने वाला है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप जो है थोड़ा सा क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पार्ट आपके कितने मार्क्स का है। अकॉर्डिंगली आपको आंसर भी उतना ही जो है स्पेसिफाइड जो है वर्ड लिमिट को स्टिक करके चलना रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चंस हैं इन्हें देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बहुत ही सही जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है।
हमें जो है डिफरेंशिएट करना है। किसके बीच में? हमें डिफरेंशिएट करना है इन दो चीज़ों के बीच में। एक है आपका डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज और एक क्या है? डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका अगर एक जो है सिंपल सा मीनिंग अगर हम लोग समझे तो क्या होगा? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड कितनी है। ठीक है, अब उनकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली भी हो सकती है, वो इंटरनेशनली भी हो सकती है। तो जो यहाँ पर मेन क्रिम्स है वो क्या है कि जो आपके जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड कितनी है। ठीक है, ओवरऑल। और जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज तो ये क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डोमेस्टिक डिमांड कितनी है, मतलब कि आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं, ऑल राइट, वी कैन से आपके जो रेसिडेंट्स वगैरह हैं, मेनली हम यही बोलेंगे कि जो भी आपके डोमेस्टिकली जो भी आपके सिटीजन्स वगैरह हैं उनकी डिमांड कितनी, नॉट सिटीजन, वी वुड से रेसिडेंट्स। ठीक है, तो जो आपके रेसिडेंट्स हैं उनकी डिमांड कितनी है फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज, वो आएगा आपका डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, अब इसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हम लोग अज्यूम करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो 3 जो है पॉइंट्स लिख देने होंगे, इससे जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसके बी वाले पॉइंट पर आए तो डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास में क्या बताना है, आपको किसके बीच का डिफरेंस बताना है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट सरप्लस है इनके बीच का जो है आपको डिफरेंस शो करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसका डिफरेंस बता सकते हो। इसमें भी जो है आपको 3 मार्क्स या वी वुड से कि 3 पॉइंट्स लिख देने हैं जिससे कि आपके 3 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। ऑल राइट, आई गेस ये चीजें क्लियर हो गई है। अब जो है आंसर पर आते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है दैट इज डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जब भी आप डिफरेंस शो कर रहे हो स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक टैबुलर फॉर्मेट में जो है आंसर करना रहेगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सो द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, और वी कैन से कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड है उसे हम कहते हैं डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वहीं अगर हम बोले कि जो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमें क्या बता रही है? सो द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो डोमेस्टिक डिमांड है या हम बोलें कि डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है इररिस्पेक्टिव किस चीज से? उनके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, ना हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना हम फॉरेन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है प्लेस से कोई मतलब नहीं है, हम ओवरऑल बता रहे हैं कि डोमेस्टिकली इन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड है। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में कितनी डिमांड है, दैट वुड बी द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस पर आते हैं। इट रिलेट्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज जनरली एक्सपोर्टेड। इसमें हम जनरली किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जनरली एक नॉर्मल सेंस में हम लोग बता रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट वाला ही सही है, बट हम एक नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल सिचुएशन बता रहे हैं। वहीं अगर हम लोग उसकी बात करें तो इट रिलेट्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज जनरली इम्पोर्टेड। ठीक है, देन उसके बाद में इट इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ठीक है, इससे क्या हम लोग बता रहे हैं कि ये जो है अगर आपकी ये चीज़ बढ़ती है तो इससे हम ये बोल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये हो रहा है तो ये मेनली एक जो मेजॉरिटी केसेस है जिसमें इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है वो हम लोग बता रहे हैं। जनरली मेनली वाली बात की जा रही है, ये नहीं बोल रहे कि हमेशा यही होता है। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्लियर है। 3 पॉइंट्स लिख दिए, आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस में। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ही क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है उस पर आ जाते हैं। तो इन दोनों में भी हम क्या कर देंगे, 3 पॉइंट्स लिख देंगे। देख लेते हैं क्या है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इट रिजल्ट्स व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन इम्पोर्ट्स। ठीक है, जब एक्सपोर्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो किससे कम हो जाए? इम्पोर्ट से, तो आपका क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। ठीक है, दिस वुड बी करंट जो आपका एक्सपोर्ट्स है वो अगर किससे कम हो रहा है? आपके इंपोर्ट से। दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन है?
इम्पोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन है, एक्सपोर्ट कम है मतलब कि हमारी जो रिसीट है वो कम है, किससे, आपकी पेमेंट से, तो इसकी वजह से क्या आ गया, इसकी वजह से आपका जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है ये होगा। करेंट अकाउंट सरप्लस कब होगा, तो इट रिजल्ट्स व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन इम्पोर्ट, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इम्पोर्ट से तो उसे हम कहेंगे कि करेंट अकाउंट सरप्लस वाली कंडीशन है, ठीक है। देन उसके बाद में जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट आता है, एंड जो आपका करेंट अकाउंट सरप्लस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो ट्रेड सरप्लस है वो होगा, ठीक है। देन उसके बाद में इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो और फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व का आउटफ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो रिसीट्स हैं वो कम है, किससे, पेमेंट से, ठीक है। तो वो जो शॉर्टफॉल आ रहा है हमारे रिसीट्स में उसको हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, जो है आपको पूरा कंपाइलेशन करना पड़ेगा, पूरा जो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो हमें पे करना है वो पे तो करना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे, जो रिजर्व्स है उनसे पे करेंगे। तो आपका जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी वजह से जो है आउटफ्लो होता है फॉरेन रिजर्व्स का। और अगर हम करेंट अकाउंट सरप्लस की बात करें तो करेंट अकाउंट सरप्लस की वजह से इनफ्लो होगा फॉरेन रिजर्व्स का। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, प्लस आपका ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड नॉट ट्रेड डेफिसिट, एक और हमारा क्या था, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कंप्लीट। फिर आ जाता है किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2, गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग विल बी एंटर्ड इन करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एंड बी ऑन क्रेडिट और डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें ये दोनों चीज़ों में क्या बताना है, दो पर्टिकुलर कंडीशंस या दो पर्टिकुलर चीज़ें बताना है कि आपका ये जो है ये करेंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल में, प्लस हमें क्या बताना है, डेबिट साइड पर आएगा या क्रेडिट साइड पर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ये आप लोगों को इन दोनों पॉइंट्स में या इन दोनों सिचुएशंस में शो करना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी का इंपोर्ट, मशीनरी क्या आपकी असेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट करेगी, नहीं। मशीनरी जो है वो आपका एक विजिबल आइटम होता है, ठीक है। तो ये जो मशीनरी है ये क्योंकि विजिबल आइटम है तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा आपके करेंट अकाउंट में, ठीक है। एक आंसर हमने कर दिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला आंसर है दैट इज डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। इंपोर्ट हो रहा है क्या, मशीनरी का इंपोर्ट हो रहा है, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर है, क्या हमें जो है फॉरेन करेंसी पे करनी है या वो हमारे पास में आने वाली है, ये हमारे लिए रिसीट है या पेमेंट है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो अगर मशीनरी इंपोर्ट की गई मतलब कि आपने मशीनरी को खरीदा है तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो मनी क्या होगा, मनी आउटफ्लो होगा। और जब हम आउटफ्लो की बात करते हैं या पेमेंट की बात करते हैं तो वो आपके डेबिट साइड पर लिखते हैं। ऑल राइट, तो जो आपकी इंपोर्ट ऑफ मशीन है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट इन डेबिट साइड। ऑल राइट, आई गेस ये चीज़ क्लियर है। आउटफ्लोज जो हैं वो आपके डेबिट पर आते हैं और जो आपके इनफ्लोज हैं वो क्रेडिट साइड पर आते हैं। नेक्स्ट वाला है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आया है, दैट मीन्स कि आपकी असेट या लाइबिलिटीज पर अफेक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आया है मतलब कि आपकी कंट्री में मनी आया है। अगर आपकी कंट्री में मनी आ रहा है तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए रिसीट है। और रिसीट मतलब कि इनफ्लो है, और जो चीज़ इनफ्लो होती है उसे हम कहाँ पर नोट डाउन करते हैं, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर नोट डाउन किया जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गई। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसका जो आंसर है वो प्रॉपरली आप यहाँ पर ले लो। इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज की बात करें तो देखो प्रॉपरली हमने क्या बताया, ए साइड लिया, बी साइड लिया, ऐसे प्रॉपरली जो है इसको आंसर किया है प्रॉपर फॉर्मेट में। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को जो है एक ही पर्टिकुलर लाइन में लिख दिया, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर करोगे तो आपका जो आंसर है वो प्रॉपरली जो है किसे दिखेगा, एग्जामिनर को दिखेगा। उन्हें जो है बहुत ज़्यादा अपना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई ये बच्चे ने लिखा क्या है। और जब आप अगर कम परेशान करोगे एग्जामिनर को तो वो जो है एक साइकोलॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने परेशान कम किया है। उन्हें जो है बहुत ज़्यादा जो है फोकस नहीं करना पड़ा, फटाफट जो है उन्हें सारी चीज़ें दिखती गई और उनने क्या कर दिया, आपको प्रॉपर मार्क्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसलिए जो है सारी चीज़ों को जो है एकदम क्लीनली नीटली आप लोगों को लिखना रहेगा।
आंसर देख लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज, ए वाला बताएं तो रिकॉर्डेड एज विजिबल आइटम्स इन दी करेंट अकाउंट बिकॉज इट डज नॉट चेंज एनी लाइबिलिटी और एन असेट, ठीक है। और वहीं इसका बी वाला पार्ट देख लो तो रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट साइड, डेबिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका आउटफ्लो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड पर, तो रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी टू पे फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसे हम कहाँ लिख रहे हैं, इसे हम कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंट्री में किया गया है तो हमें जो है उसे वापस पे बैक भी तो करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो बिकॉज इट क्रिएट्स अ लाइबिलिटी टू पे फॉरेन एक्सचेंज, सो रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पर लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज इट इज अ इनफ्लो, ठीक है, बिकॉज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड पर नोट डाउन करते हैं। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसी के साथ में जो है हम लोग कहाँ चले अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। Distinguish between current account and capital account and between autonomous transactions and accommodating transactions of balance of payment account, ठीक है। जो आपका करंट और कैपिटल अकाउंट है इसके बीच का डिफरेंस बताना है, प्लस एक और क्या बताना है आपको, जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के, उनके बीच का डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा ये, 3 का क्यों हो गया, 6 मार्क्स का ओवरऑल है टोटल, तो 3 में ये डिवाइड हो जाएगा, 3 पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे दोनों के ही डिफरेंस के, तो जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका आंसर है वो देख ले, तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट प्रॉपर टैबुलर फॉर्मेट में लिया हम लोगों ने, प्लस जो है यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, जो बेसिस पॉइंट है वो भी हमने लिख दिया। सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं कि भाई मीनिंग क्या होता है करंट और कैपिटल अकाउंट का। तो करंट अकाउंट में आप लोग क्या लेते हो स्टूडेंट्स, जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है ऑफ विजिबल आइटम्स, आपके इनविजिबल आइटम्स एंड जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है, ठीक है, इनकी वजह से जो भी फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे आप करंट अकाउंट में लेते हो, और कैपिटल अकाउंट में आप वो सारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हो जो कि किससे रिलेटेड है, ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो कि असेट या लायबिलिटीज पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी दी इन कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, तो मीनिंग लिख देते हैं, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। क्या लिखा हमने कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है वो क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो है किससे रिलेटेड, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। वहीं अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू राइजिंग और रिड्यूसिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है, जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज के, किससे रिलेटेड, जिसकी वजह से असेट या लायबिलिटीज या तो राइज होगी या फिर रिड्यूस होगी, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज क्या ट्रांजैक्शंस आप लोग लोगे आपके करंट एंड कैपिटल अकाउंट में, तो इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। कौन से ट्रांजैक्शंस लिए आपने, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, जो भी ट्रांसफर रिसीट्स है, पेमेंट्स है, जो भी इनकम रिसीट्स और पेमेंट्स है, ये सारे आपके करंट अकाउंट में आएंगे। वहीं कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है आपके कैपिटल अकाउंट में आ गए। अब आपके पास में एक और है अकोमोडेटिंग या फिर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके करंट अकाउंट में आप अकोमोडेटिंग या फिर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करोगे, और कैपिटल अकाउंट में आप किसे इंक्लूड करोगे, इसे हम लोग देखें तो इन करंट अकाउंट ओनली ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, ठीक है। ओनली ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आएंगे, मतलब कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि इस चीज को ध्यान नहीं रखते हैं कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में चल रहा है, वो सरप्लस में चल रहा है, ठीक है। दे आर लाइक इनडिफरेंशिएटेड बिटवीन दी सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ योर करंट ऑफ योर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सिचुएशन है उसका, ठीक है। उन्हें हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस
ट्रांजेक्शंस बोलते हैं तो ये जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस हैं, मतलब कि जो करंट अकाउंट है उसमें जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो सारे ऑटोनॉमस नेचर के होंगे, ठीक है, वो अकोमोडेटिंग जो है ट्रांजेक्शंस के नेचर के नहीं होते। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं? ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि टेक प्लेस करते हैं बिकॉज जो भी सरप्लस या डेफिसिट हुआ है, ठीक है, मोस्टली हम लोग डेफिसिट की बात करते हैं कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें, उसे जो है ठीक करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शंस अंडरटेक किए जाते हैं उन्हें हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कहते हैं। तो जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में आपके ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस भी आएंगे और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आते हैं, ठीक है। तो इसके जो है उसमें लिख देते हैं इन कैपिटल अकाउंट बोथ अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को। जो इसका आंसर है करेंट एंड कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं जो इसका बी वाला पार्ट है, दैट इज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। वही सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ बेसिस पॉइंट बता देंगे और फिर जो है हम उस बेसिस पर क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बताने वाले हैं। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस, इनका मतलब क्या होता है, ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जिन्हें जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके डिसइक्विलिब्रियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉफिट मोटिव जो रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें अंडरटेक करते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस कहेंगे। सो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर ट्रांजेक्शंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट आर अंडरटेकन फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। क्यों हम इन्हें अंडरटेक कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक प्रॉफिट मोटिव है उसके लिए हम इसे अंडरटेक कर रहे हैं। वहीं जब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस की बात करें तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर ट्रांजेक्शंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी इंटरनेशनली और इंटेंशनली, ठीक है, दैट वुड बी इंटेंशनली, कि जब भी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अंडरटेक करते हैं कोई भी काइंड ऑफ डेफिसिट या सरप्लस जो बीओपी में हम लोग देख रहे हैं उसे अंडरटेक करने के लिए या उसे ठीक करने के लिए, ठीक है। इंटेंशनली जब ऐसे ट्रांजेक्शंस को अगर हम लोग लेते हैं या इंटेंशनली अगर हम इन ट्रांजेक्शंस को अंडरटेक करते हैं तो उसे हम जो है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कहते हैं। देन बीओपी डेफिसिट या सरप्लस की बात की जाए तो दीज ट्रांजेक्शंस कॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस, और जो आपके अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस ये क्या करते हैं, ये करेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दीज ट्रांजेक्शंस हेल्प टू करेक्ट और कवर डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी, ठीक है। देन उसके बाद में करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कहां पर जो है इन ट्रांजेक्शंस को हम लोग देखते हैं, तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आप लोग करेंट अकाउंट में भी देखते हो, कैपिटल अकाउंट में भी देखते हो। सो दे आर अंडरटेकन बोथ इन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एग्जाम्पल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मशीनरी एक्सेट्रा। और वहीं अगर हम लोग बात करें अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस की, सो दे आर अंडरटेकन ओनली इन कैपिटल अकाउंट, एग्जाम्पल बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ टू कवर डेफिसिट और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, ठीक है, या रिजर्व्स। तो जो आपके अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि अगर मान लो कोई भी काइंड ऑफ डेफिसिट हुआ है तो ये थोड़ी ना है कि हम कोई इनविजिबल और विजिबल गुड्स में चेंजेस ले आए उसकी वजह से जो है चीजें ठीक हो जाएगी, उससे नहीं होगी, या तो हमें बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वुड बी व्हाट, कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस उसी में आ सकते हैं, ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस जो है वो करेंट अकाउंट में नहीं आते। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो डिफरेंस है ये भी आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। जो ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस का है ये डिफरेंस, प्लस जो हमने एक और क्या देखा, जो आपके करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस था वो, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं, देखते हैं क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट गिविंग वैलिड रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है, इन्हें हमें पढ़ना है और हमें बताना है विथ रीजंस कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। देख लेते हैं क्या गिवन है। ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेट कॉज ऑफ वरी फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है। जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा ही क्या है, एक ग्रेट कॉज ऑफ वरी है एक इकोनॉमी के लिए। बी लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हैज सेम इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जो डेप्रिसिएशन है करेंसी का उसका सेम इफेक्ट होता है किस पर, एक्सपोर्ट पर, एज डिवैल्यूएशन का होता है।
और फिर नेक्स्ट है इंडियंस इन्वेस्टिंग इन असेट्स अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट में हमें बेसिकली बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, विथ वैलिड रीजंस बताना है। तो अब इन तीनों ही स्टेटमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, रीजंस के साथ में कि ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फर्स्ट वाला देखें तो क्या है कि भाई ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक ग्रेट कॉज ऑफ वरी है इकोनॉमी के लिए। तो क्या ऑलवेज वो ग्रेट कॉज ऑफ वरी होता है? ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि वहां पर ऑलवेज लिखा है, ये जो एक टर्म आ गया ऑलवेज, तो उसकी वजह से ये जो स्टेटमेंट ये फॉल्स बनती है। अब हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा या हमेशा जो है वो एक ग्रेट कॉज ऑफ वरी नहीं है, या ऑलवेज वाला हम क्यों जो है रिफ्यूट कर रहे हैं, उसका रीजन हमें बताना है। सो ट्रेड डेफिसिट इज अ लेसर कॉज ऑफ वरी इफ इट रिफ्लेक्ट्स अ राइज इन इन्वेस्टमेंट while which will build the capital stock and increase the future output in an economy। ठीक है, हो सकता है ट्रेड डेफिसिट किसकी वजह से हो रहा है? ट्रेड डेफिसिट हो रहा है क्योंकि जो राइज इन इन्वेस्टमेंट है वो हो गया है। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और उसकी वजह से अगर डेफिसिट हो रहा है तो वो एक कॉज ऑफ वरी नहीं है। क्यों नहीं है वो कॉज ऑफ वरी? क्योंकि इन फ्यूचर जो है हमें बेटर रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे, तो अल्टीमेटली वो हमारे लिए क्या है, एक प्रॉफिटेबल वाला टर्म हम उसे बोल सकते हैं। तो इसलिए वो जो ऑलवेज लिखा था उसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है उसका सेम इफेक्ट होता है एक्सपोर्ट्स का जैसे कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का होता है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सो वी विल से दिस इज ट्रू। और ये ट्रू क्यों है? बिकॉज both depreciation and devaluation have same effect on exports of an economy. The two terms, although synonymous, are used in different contexts. The term devaluation is used in a fixed exchange rate system, while depreciation is under flexible exchange rate system. ठीक है, तो बस वो words हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, कब गवर्नमेंट ने क्या, कब डिमांड एंड सप्लाई में हुआ, लेकिन उनका मतलब तो सेम ही होता है, राइट? और उनका मतलब सेम है, उनका इफेक्ट क्या होगा, सेम ही होगा, इसलिए ये क्या है, ये ट्रू है। देन उसके बाद में जो लास्ट वाला है, इंडियंस इन्वेस्टिंग इन एसेट्स अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हम लोग अब्रॉड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम डेबिट साइड पर लेंगे कैपिटल अकाउंट के। क्या ये बात सही है? ये से बिल्कुल सही है। क्यों सही है? हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, असेट। असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि असेट पर इफेक्ट है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है मनी का, आउटफ्लो जब होता है तो वो कहाँ पे आता है, आपके डेबिट साइड पर आता है। इसी के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, इसी के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। दैट इज इंडियंस इन्वेस्टिंग इन असेट्स अब्रॉड विल लीड टू एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन था हमारा ये क्लियर हो गया। 3 इसके पार्ट्स थे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि 2-2 मार्क्स जो है वो हर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रहेगा। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो तीनों ही हमारे पॉइंट्स थे ये आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी 2 पार्ट्स है, 3-3 मार्क्स में डिवाइड कर लेंगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर जो है इनका आंसर हम लोग कर देते हैं। इसका ए वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑन नेशनल इनकम, और बी है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसका, तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑन नेशनल इनकम। एक्सचेंज रेट राइज हो गया है, एक्सचेंज रेट राइज हुआ है मतलब कि कौन सा फिनोमेना है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज से अब एक्सचेंज रेट क्या हुआ है, राइज हुआ है। सो अब ये बन गया है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन रिलेशन टू योर डोमेस्टिक करेंसी, और वी कैन से कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है ये क्या हो रही है, ये हो रही है डेप्रिशिएट। ठीक है, अब इसका इफेक्ट नेशनल इनकम पर क्या होगा, अब सिंपल सा इसका इफेक्ट हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लेना है। इनके लिए हमारे गुड्स रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है। तो अल्टीमेटली अब उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो राइज होंगे। ठीक है, और इंपोर्ट पर इसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स, तो इंपोर्ट्स जो हैं वो
फॉल होने वाले हैं। क्यों फॉल होने वाले हैं इंपोर्ट? क्योंकि अब हमारे लिए इनके गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर बन जाएंगे, तो इंपोर्ट फॉल होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अब सिंपल सी चीज है, अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है आपकी कंट्री में उस पर क्या इफेक्ट होगा? वो भी इंक्रीज होगा। ये जो इंक्रीज इन डिमांड है या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है, इसकी वजह से अब जो है हम अपना प्रोडक्शन भी तो बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन विल इंक्रीज। अल्टीमेटली अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट नेशनल इनकम पर क्या होने वाला है? नेशनल इनकम विल राइज, बिकॉज नेशनल इनकम में बेसिकली हम लोग यही तो लेते हैं कि पूरे ईयर में कितना जो है टोटल प्रोडक्शन हुआ है, राइट? सो अल्टीमेटली जो नेशनल इनकम है वो राइज होगी, ठीक है? किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। ऑल राइट, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हमें वो समझाना है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं, फिर उसके बाद में बी वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो ए वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो rise in foreign exchange rate means appreciation in the value of foreign currency in relation to domestic currency। क्या हो रहा है? appreciate क्या हो रही है? appreciate हो रही है foreign currency, किसके रिलेशन में? domestic currency के रिलेशन में। that is one unit of foreign currency can buy more goods and services from India. It makes exports cheaper to foreign buyers and imports costlier to Indian buyers. As a result, exports rise and imports fall, leading to rise in net exports. A rise in net exports may lead to rise in national income. ठीक है, तो अगर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो नेशनल इनकम है वो क्या होगी? वो राइज होगी। ऑल राइट, तो जो आपका राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो है इफेक्ट होगा किस पर? आपकी नेशनल इनकम पर, ठीक है? उसके बाद में जो सेकेंड वाला, इसका जो बी वाला पार्ट है कि डेफिसिट क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हमें बताना है। तो उसका जो आंसर है वो हम लोग देख ले। डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑकर्स व्हेन ड्यूरिंग द ईयर autonomous inflows of foreign exchange fall short of autonomous outflows of foreign exchange। ठीक है, जो डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो कब ऑकर होता है, या वो हम कब बोलते हैं कि डेफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? जब एक ईयर में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑटोनॉमस इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम हो जाता है ऑटोनॉमस आउटफ्लो से। ठीक है, सॉरी, वो जो इनफ्लो, हाँ, वो कम हो जाता है आउटफ्लो से। ठीक है, मतलब कि हमारे पास में कम मनी आ रहा है और हम जो है सेंड ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ट्रांजेक्शंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? वो ट्रांजेक्शंस जो कि आप लोग या जो कंट्री है या जो गवर्नमेंट है वो इंटेंशनली अंडरटेक करती है ताकि जो डेफिसिट है बीओपी में उसे हम लोग क्योर कर सके। तो डेफिसिट किसकी वजह से आया? डेफिसिट ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस की वजह से आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली जो है टर्म यूज करेंगे। ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिफाइन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हाउ इज द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमें क्या करना है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट समझाना है, और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसे हम लोग उसे जो है हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है वो हम लोग बता दें। तो एक्सचेंज रेट रिफर्स टू द रेट ऑफ एक्सचेंज that is fixed by government of a country in terms of gold or other foreign exchange. Government has whole authority in fixing this exchange rate under this system. ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऐसा पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट होता है जिसमें कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कौन फिक्स करेगा? वो फिक्स करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, जो कंट्री में गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी गोल्ड के टर्म्स में या कोई भी दूसरी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। लेकिन ये जो होल डिसीजन है ये किसके ऊपर है? ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, कि क्या एक्सचेंज रेट होने वाला है। तो टू सिस्टम्स हैज वर्कड अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो दो सिस्टम क्या है? एक था आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक क्या था? एक था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की बात करें तो इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट हैज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड टेकिंग एज अ पैरिटी वैल्यू बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की बात करें तो इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू यूएस डॉलर।
एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में बता देना है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन था वो क्या था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, और सेकेंड वाला अगर आप देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली यहाँ से बोला गया कि हाउ इज एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटरमाइंड। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप इस फ्लेक्सिबल को फिक्स्ड मान लोगे, ठीक है। लेकिन बोला क्या गया, पूछा गया आपसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हो, ठीक है, उस प्रोसेस को बताना है आपको। तो बेसिकली यहाँ पर 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकते थे अगर आप उसे सही से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अब जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है वो डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या बताना है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। आंसर पर आते हैं। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले नहीं भी पूछा है तो भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। सो अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। दिस वुड बी डिमांड एंड सप्लाई। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इंक्लूड्स द कंसेप्ट एंड एप्रिसिएशन, कंसेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। ऑल राइट, आपका जो फ्लेक्सिबल है इसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन आता है, और फिक्स में क्या आता है, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। अब कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो सबसे पहले एक ग्राफ बना दो। ग्राफ पे हमने क्या लिया, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया अपने वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्या लिया, डिमांड और सप्लाई लिया है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। उसके बाद में यू हैव अ डिमांड कर्व, यू हैव अ सप्लाई कर्व, आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला। OR जो है वो आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है। OQ क्या है, तो OQ जो है वो आपका इक्विलिब्रियम जो हम बोलेंगे क्वांटिटी है ऑफ द एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इस इक्विलिब्रियम के अबव वाले पॉइंट की बात करें तो ये एक्सेस सप्लाई हमें शो करता है, और बिलो में जो है ये एक्सेस डिमांड आपको शो करता है। अब इसका जो है पूरा डिटर्मिनेशन के जो वेरियस स्टेप्स है वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। दैट इज इन द गिवन डायग्राम OX रिप्रेजेंट्स डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड OY रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है एक एक चीज को डिफाइन कर देते हैं इस डायग्राम के थ्रू। OX हमें बता रहा है जो डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का वो, और OY हमें बता रहा है जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उसे, ठीक है। DD इज द डिमांड कर्व एंड SS इज द सप्लाई कर्व। इसमें भी आई गेस सब कुछ क्लियर है। ये DD आपका डिमांड कर्व है, SS जो है वो आपका सप्लाई कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर DD एंड SS कर्व इंटरसेक्ट। OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OR इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोलेंगे जहां पर DD और SS जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो OQ है, ये वाली जो है, ये OQ जो है वो क्या है, वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बनता है, और जो OR है वो आपका क्या बनता है, वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बनता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज इज नॉट फिक्स्ड अबव OR बिकॉज इट वुड हैव लेड टू एक्सेस सप्लाई एंड सिमिलरली इट इज नॉट फिक्स्ड बिलो OR लाइन एज इट वुड हैव लेड टू एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबव नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर होगा तो एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन है, और बिलो नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर हुआ तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है, या इस वे से जो है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। ऑल राइट, सो आई गेस क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो गया, आंसर जो है वो भी प्रॉपर्ली क्लियर हो गया। इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन 3 सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड 3 सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। हमें जो है 3 सोर्सेज बताने हैं, किसके, जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज का उसका, और 3 सोर्सेज हमें क्या बताना है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई से रिलेटेड। ऑल राइट, तो आंसर देख लेते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर आप देखोगे 5 है, लेकिन आपको आपके एग्जाम में 5 नहीं लिखना है, आप 3 ही लिख कर आओगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि आपको 3 चीजें बतानी है। तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा नहीं चलना है अपने माइंड से, आपको 4 भी नहीं लिखना, आपको 3 ही लिखना है। यहाँ पर मैंने 5 ले लिया है जस्ट फॉर दी सेक कि आप लोगों के लिए वो ईजी रहेगा, जो है एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा, एक रिकैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 3 पॉइंट्स लिखो, जितने पॉइंट्स की बोला है। अगर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है तो स्पेसिफिकली उतने ही पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में सोर्सेज ऑफ
डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो डिमांड के सोर्सेज है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड वो क्या है। तो आपका फर्स्ट वाला है इसमें इंपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हमें इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को तो हमारी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को पेमेंट करने के लिए। उसके बाद में टूरिज्म, अगर हम लोग कहीं पर घूमने जा रहे हैं, इंडियन रेसिडेंट्स अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहा है तो वो डिमांड करेगा किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड अब्रॉड, ठीक है, अगर हम लोग मनी सेंड कर रहे हैं अब्रॉड में तो हम लोग डिमांड करेंगे। परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज या फिर जो स्पेक्यूलेशन है उसके बेसिस पर जो है डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की। अब एक बार इसके अंदर जो लिखा हुआ है मटेरियल उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम लोग इसका सेकेंड वाला देखें दैट इज टूरिज्म, तो फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स। ऑल राइट, देन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंड अब्रॉड, सो फॉरेन exchange is required for making unilateral transfers like sending gifts to other countries. Then अगर उसके बाद में देखें तो purchase of assets in foreign countries, so it is demanded to make payment for purchase of assets like land, shares, bonds, etc. in foreign countries, ठीक है। And then उसके बाद में we have the speculation, so demand for foreign exchange arises when people want to make gains from appreciation of currency. तो ये कुछ वेरियस हम बोल सकते हैं सोर्सेज हैं फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इसी वे में आप लोग क्या देखोगे, सोर्सेज देखोगे फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। इसमें भी आपको अगर क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स की बोला गया है 3 ही लिखना है, 4 पॉइंट पर नहीं जाओगे, 3 ही पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया तो हमारे पास में क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, ठीक है, दैट वुड बी व्हाट, सप्लाई हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होगा आपका। रेमिटेंसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, जब अगर अब्रॉड से हमारी कंट्री में आएगा तो वो वही चीज फिर से कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ेगा हमारा, ठीक है। स्पेक्यूलेशन जो है उसकी वजह से भी सप्लाई हो सकती है फॉरेन करेंसी की। तो जो है इसका प्रॉपरली जो आंसर है उसे हम लोग रीड कर लें। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो द अमाउंट फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन होम कंट्री इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। देन उसके बाद में रेमिटेंसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड की अगर बात की जाए तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड अदर रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड। एंड देन वी हैव स्पेक्यूलेशन, सो सप्लाई ऑफ foreign exchange comes from those who want to speculate on the value of foreign exchange. All right, so these are some of the sources for the supply of the foreign exchange. All right, अब आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। In which sub account or on which side of balance of payment will foreign investment in India be recorded? Give reasons, ठीक है। 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें फिर से 2 बाइफिकेशंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला है कि अगर जो है हम लोग अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की बात करें, ठीक है, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है तो उसे आप कौन से सब अकाउंट में जो है लिखने वाले हो बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और कौन सी साइड पर जो है आप उसे नोट डाउन करोगे, ये हमें बताना है। और इसका बी वाला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन एक्सचेंज रेट, एक्सप्लेन, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा जो एक्सचेंज रेट है उस पर, उसे हमें करना है एक्सप्लेन। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आया है तो आप उसे कहाँ लिखोगे, आप उसे आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें नोट डाउन करोगे, ठीक है। डेबिट साइड पर करोगे या क्रेडिट साइड पर करोगे स्टूडेंट्स, तो इनफ्लो हो रहा है, और जब इनफ्लो होता है तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, हम उसे अपने क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे। ऑल राइट, तो आंसर देख लेते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन द एसेट ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो वो क्रेडिट साइड में आ रहा है प्लस जो है वो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, और क्यों वो क्रेडिट साइड और कैपिटल अकाउंट में लिखा है उसका प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन भी हम लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका जो बी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्या है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑन एक्सचेंज रेट, ठीक है। एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो हमें बताना है। अब देखो प्रॉपर आप लोग ग्राफ ले लोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आया है, ठीक है, इंडिया में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली दैट इज अ काइंड ऑफ
सप्लाई, ठीक है, कि इंडिया में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर सप्लाई वाली कंडीशन है, डिमांड बीइंग द सेम, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इनिशियल डिमांड कर्व आपका ये था dd और इनिशियल सप्लाई कर्व था आपका ss। अब अगर आपकी सप्लाई बढ़ रही है तो एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा और ये न्यू सप्लाई कर्व बना आपका s1 करके, ठीक है। पहले आपका जो इनिशियल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था दैट वाज r, और आफ्टर इंक्रीजिंग सप्लाई अब क्या हुआ है, आपके पास में एक न्यू जो है इक्विलिब्रियम क्या आ गया है, पॉइंट आ गया है। तो इससे रिलेटेड ये क्या आ गया आपका r1 आ गया, दैट इज जो रेट ऑफ आपका रेट ऑफ आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो, दैट मीन्स आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो रिड्यूस हो रहा है। दिस क्लियरली मीन्स कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये इफेक्ट होगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का। अब इसका जो आंसर है वो प्रॉपर टर्म्स में हम लोग यहाँ पर देख लें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इफ द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट विल लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS to S1 एंड एक्सचेंज रेट विल फॉल फ्रॉम R to R1, ठीक है। हेंस वी कैन से कि जो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी वो एप्रिशिएट हो रही है इन रिलेशन टू दी फॉरेन करेंसी। ऑल राइट, अब आ जाओ इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। फिर से जो है आपके पास में ए और बी जो है इसका पार्ट है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इंडियन इन्वेस्टर्स लेंड अब्रॉड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इंडियन इन्वेस्टर्स ने जो है क्या किया है, अब्रॉड में इन्वेस्ट किया है या अब्रॉड में लेंडिंग की है, ठीक है। तो अब जो है इसके बेसिस पर इन दोनों क्वेश्चंस को हमें करना है आंसर। सबसे पहले फर्स्ट वाला है, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सच लेंडिंग विल बी रिकॉर्डेड, गिव रीजंस। क्या हुआ है, हमने इन्वेस्ट किया है कहीं पर अब्रॉड में, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ असेट फॉर अस। और असेट को आप कहाँ लिखोगे, असेट को आप आपके कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। तो कौन से अकाउंट में आ गया, कैपिटल अकाउंट में आ गया। उसके बाद में कौन से साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी कंट्री से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, आउटफ्लो हो रहा है। इसका मतलब कि आप उसे कौन से साइड पर रिकॉर्ड करोगे, आप उसे रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड पर। आउटफ्लो हम का लिखते हैं डेबिट साइड पर, बस वो हो गया आंसर। ये आपका फर्स्ट वाला जो है वो आंसर हो गया। अब इसके बी वाले पॉइंट पर आ जाओ, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ दीज लेंडिंग ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब इसका जो है क्या इफेक्ट होगा जो एक्सचेंज रेट है उस पर, किसका, ये जो हम लोग लेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बताना रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। अगर हम लोग इस वाली कंडीशन में बात करें तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की, सो दैट इज दी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो ज्यादा डिमांड करेंगे अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बीइंग दी सेम। उसको जो है हम इस ग्राफ के थ्रू बता देंगे कि क्या इफेक्ट होगा एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो इसका ए वाला क्वेश्चन है उसको प्रॉपर उसका जो आंसर है वो लिख देते हैं। सो इन कैपिटल अकाउंट एंड ऑन डेबिट साइड ऑफ बीओपी द लेंडिंग ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड। इंडियन इन्वेस्टर्स लेंडिंग अब्रॉड कॉज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज from the country, thus it is recorded as negative item in the capital account of BOP, ठीक है। तो क्यों जो है उसे हम कैपिटल अकाउंट और डेबिट साइड पर नोट डाउन कर रहे हैं, आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बी वाले पॉइंट पर आ जाओ, तो अगर हम इसके बी वाले पॉइंट पर आए तो कुछ ये डायग्राम देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने क्या बोला, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई कर्व, ठीक है। ये आपका जो है क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो पहले वाला है। अब उसके बाद में अगर लेंडिंग बढ़ेगी अब्रॉड में तो दैट मीन्स जो डिमांड है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ रही है, तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये D1 आपको एक न्यू डिमांड कर्व दिखेगा, सप्लाई बीइंग दी सेम, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इस पर अगर आप एक्सचेंज रेट देखोगे तो क्या आ गया, ये R1 आ गया है, ठीक है। अब जो एक्सचेंज रेट है वो R से R1 बढ़ गया है, मतलब कि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया है। दिस विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन जो है रिस्पेक्ट टू दी फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है उसका क्या मतलब है वो भी आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब जो इसका आंसर है वो हम लोग प्रॉपर्ली देख लें तो लेंडिंग टू अब्रॉड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। दिस वुड शिफ्ट द डिमांड कर्व फ्रॉम DD to D'. With the shift in demand curve, the new equilibrium established at point E' where the exchange rate rises from OR to OR', ठीक है।
ये OR से कहाँ चला गया, OR डैश पर चला गया या OR1 पर वुड से चला गया है आपका जो एक्सचेंज रेट है वो। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। कैसे जो है ऐसे वाले क्वेश्चन को आंसर करना है, आई गेस ये भी क्लियर है। आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ बना देना है और उसके बाद में जो भी चीजें आप लोग ग्राफ पर देख रहे हो उसे ही आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। पैराग्राफ बनाकर, स्टेटमेंट, सेंटेंसेस बनाकर जो है उसे यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन कर देना होगा। ऑल राइट, सो आई गेस ये जो वेरियस क्वेश्चंस थे हमारे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वाले उसमें देखे थे हम लोगों ने ऑफ आवर चैप्टर ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैसे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन येट कभी कभी होता है कि आपको जो है थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत लगती है, ठीक है। तो इन दैट केस आप लोगों के लिए जो टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ है, वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग उन्हें जो है देख सकते हो, उनकी हेल्प जो है आप ले सकते हो वेरियस जो कंसेप्ट हैं उन्हें समझने में, अपने जो बेसिक्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये जो वेरियस वीडियो लेक्चर्स है ये आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में 2 और ऑप्शंस हैं जहां से आपको ये वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं, जहां पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। पहला हो गया आपका जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है वहां से भी जो है आपको इन पर्टिकुलर आपको जो है ये सारे वीडियोस जो है ये मिल जाएंगे। बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जो है वेबसाइट और ऐप पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, वेरियस क्लासेस में, वेरियस प्लेलिस्ट में डिवाइडेड, तो वहां पर आपको कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।